हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेकर के। और इसका रिलेशन जो हमारा होगा ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। और एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए रूरल इकोनॉमिक्स पे हम फोकस करेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर इसको आप सिलेबस से जोड़ करके देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर होता है, पेपर थर्ड, उसमें इस टॉपिक को आप एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है और इसमें बहुत सारे जो है कि टॉपिक्स आपका इंक्लूड है। एग्रीकल्चर में अगर आप बात करेंगे कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर जो है 2022 का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से उसको हम जो है कि डबल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग को किस तरीके से इसको जोड़ करके देख सकते हैं, मछली पालन को किस तरीके से देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर में अभी जो सिनेरियो है एट प्रेजेंट क्या है, क्या डाटा हमारे पास कुछ है। तो नंबर वन तो हम यही कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है लगभग आप ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल है, यानी असंगठित क्षेत्र में आपका जो है कि ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं। और ये भी हम उसी में इंक्लूड करते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा में यदि आप बात करें तो आप ऐसे कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपका जो है कि कृषि की प्रधानता ज्यादा है, यानी आपका भारत एक कृषि प्रधान देश है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली की अगर बात करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 75% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, इन्वॉल्व हैं आपका एग्रीकल्चर पे, यानी पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। ये बहुत बड़ा एरिया है, 75% यदि लोग इसमें जो है कि जुड़े हुए हैं तो इनके जो भी प्रॉब्लम है, यदि इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे तो समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते। इनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं जो हमारे कृषक हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ये भी आता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, थर्सरी सेक्टर है, मीन्स आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर, उनमें जो प्राथमिक सेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पशुपालन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, मछली पालन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी ओवरऑल ये सारी चीजें जो है कि उसमें इंक्लूड होती है। एलाइड सेक्टर भी होता है। टोटल जीडीपी में जो योगदान होना चाहिए था, लगातार आप देखेंगे इसमें घटा भी है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो डाटा आपके पास मौजूद है उसमें से 17% ही ऐसा मिलेगा कि जीडीपी में आपका उसका जो है कंट्रीब्यूशन है। तो अपने आप में कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ठीक ठाक है, इकोनॉमी में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। और आपने देखा होगा कि जो पेंडेमिक का समय रहा, उस पेंडेमिक के समय में अच्छा खासा जो है कि योगदान रहा आपका हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे एक प्रॉब्लम में यदि आप बात करेंगे तो अभी भारत के अंदर जो मशीनीकरण है, यानी मशीन का जो कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर में कितनी जो है कि हम मशीन का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छे ढंग से जो है कि बढ़ नहीं पाती है। अभी अपने भारत में एक डाटा के मुताबिक, यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कि 40% ही हमारे पास क्या है, मशीनीकरण है, कि हम ज्यादा लेवल पे मशीन इतनी प्रयोग कर पा रहे हैं। जबकि ब्राजील का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, ब्रिक्स देशों में से ये भी आता है, 75% लोग क्या है कि उसी पे इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूएसए है, चूंकि कम लैंड होल्डिंग है, और वहां पे आप कह सकते हैं कि 95% जो है कि टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। सेम ऐसे ही आप कह सकते हैं चाइना में भी ऐसा आता है। तो ये सब सारी चीजें आपको जो है कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट में दिखेगी। सो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से ये बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 75% में मैंने कहा कि आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं। 17% ऐसा आपका एक डाटा है जो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर बात करेंगे जो भागीदारी वाले पर्सन में आ जाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि निर्यात कितना हमारा जो है कि होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा निर्यात में नहीं कह सकते। अगर पूरे कृषि क्षेत्र की हम बात करेंगे तो लगभग आप ये कह सकते हैं 2.15% जो है कि आपका आता है, जो आपका क्या करता है, कृषि में आपका जो है कि व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ पोर्शन आता है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और
बहुत ही हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक भागीदार के रूप में यदि आप देखेंगे तो नंबर 1 पे हमारे पास जो है कि यूएसए आता है, फिर सऊदी अरब आता है और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सऊदी अरब, क्योंकि ये गल्फ कंट्री में आते हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप दिखते हैं कि जब कभी हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में सोचते हैं, इंडस्ट्रीज को जो है कि इससे रिलेटेड डेवलप करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट हमको कहां पे दिखता है, इन गल्फ कंट्रीज में दिखता है, क्योंकि वहां पे आपको लैंड ऐसे मिलेंगे नहीं जहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है कि डिपेंड हो एग्रीकल्चर पे। वो सारी चीजें पैक्ड खाना पसंद करते हैं, वहां पे इतना एरिया नहीं है एग्रीकल्चर को लेकर के। तो ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज को भी हम यदि देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है कि हम अगर इस चीज को देखें कि जो हमारे भागीदार हैं इस वक्त, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी अच्छे खासे रहे सऊदी अरब के साथ यानी गल्फ कंट्रीज के साथ, तो एक बहुत बड़ा मार्केट वहां से हमें प्राप्त होता है। ये मैंने आपको सिनेरियो बताया, जैसे इंट्रोडक्शन में यदि कोई चीजें आप लिख रहे होते हैं तो आप इस सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम है एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर को लेकर के। अब देखो हमारे सामने क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, समस्याएं क्या क्या है। पहले देखो हमारी जो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी पॉइंट ये थी कि हमें अपनी क्या करना है कि जो उत्पादकता है ना, उस उत्पादकता को बढ़ाना है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे सामने इसी का था कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आपने सुना होगा कि जो हरित क्रांति रही है, उस हरित क्रांति से पहले जो हमारे पास अकाल आया करते थे उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ करती थी। तो वो एक पॉइंट्स था हमारे पास हमें प्रेरित करने के लिए कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटीज को क्या करना है, बढ़ाना है। हम डिपेंड्स थे दूसरे पे और यदि हम वहां से नहीं लेकर के आ पा रहे थे, लोगों में सामान वितरण नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती थी, बहुत सारे लोग भूखों से मर रहे थे। तो हमें एक बहुत जबरदस्त जरूरत इस बात की कि हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और फूड सिक्योरिटीज को मेंटेन करना। ये मेन इशू था हमारा शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर के। लेकिन बाद में हमारा जो है कि जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। सो अभी वर्तमान समय में चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप बात करेंगे तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कि जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम है, कि किसानों की आय को दुगना करना, ये कंसर्न एक चैलेंज है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारे पास प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हम जो है कि फूड सिक्योरिटी में अपने आप को ठीक ठाक बना लिए, लेकिन जो चैलेंज का पॉइंट है वो किसानों की आय को बढ़ाना है। सो किसानों की आय को यदि हम नहीं बढ़ा पा रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये कह सकते हैं एक समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए भी हमें जो एक स्टेप लेने की जरूरत है। सो फर्स्ट मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया। वैसे भी अगर आप देखेंगे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसमें हम एक प्लान चलाते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से उनको बेनिफिट दिया जा रहा है और 50% ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरिया में उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके माध्यम से हमारी फूड सिक्योरिटी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। और उसके बाद यदि आप बात करेंगे, इसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी जो है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारी एक समस्याओं में इजाफा ये हो रहा है या वृद्धि ये हो रही है, वो ये है कि लैंड जो होल्डिंग है वो लगातार छोटी हो जा रही है। हमारे पास अभी भी डाटा के मुताबिक 86% ऐसे लोग हैं जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं। लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होने की वजह से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। तो कैसे प्रभावित होती है, ओवर पॉपुलेशन यदि हो रही है तो लगातार आपका जो है कि लैंड के आकार क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, और उसमें आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे भारत में एक कंसर्न, एक समस्या ये है कि हम बहुत ही हद तक क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। यानी अभी भी हमारे पास मशीनीकरण जो कि 40% किसान कर पा रहे हैं, वो भी कौन किसान कर पा रहे हैं, बड़े किसान जो है वही कर पा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि जब कभी आपका लैंड होल्डिंग छोटी होती है तो छोटी लैंड होल्डिंग में आप इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी का नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम बहुत ही हद तक जो है कि आपका टेक्नोलॉजी को इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारी लैंड होल्डिंग क्या है, छोटी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार लिए लैंड होल्डिंग को ठीक ठाक करने के लिए। आपने सुना होगा कि जो हमारा लैंड रिफॉर्म रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो उसी से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म को लेकर के, ताकि हम ठीक ठाक जो है कि लैंड होल्डिंग को बना सकें और प्रोडक्टिविटीज को अच्छा कर सकें और उसकी जो है कि एक इम्पोर्टेंस हम
दे सके लोगों को। सो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि हमारे भारत में एक अच्छे बीज का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये भी अभी कम ही है। अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि ठीक है, जो हमारी हरित क्रांति रही है उसमें हमने हाई यील्ड वेराइटीज का जो है कि बीज था उसको प्रयोग किया और हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लिया, हम आत्मनिर्भर हो गए, हमारे निर्यात बढ़ गए, हमारी फूड सिक्योरिटीज मेंटेन होगी। बट अभी भी यदि आप देखेंगे लैंड होल्डिंग छोटी होने की वजह से और उसके बाद आपका जो है कि अच्छे बीज जो है छोटे किसानों तक जो पहुंचने चाहिए थे वो अभी नहीं पहुंचे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि आपका ये समान वितरण नहीं है ना, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत है भी, अगर समान वितरण नहीं है तो फिर इसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कुल मिला करके कह सकते हैं कि जो आपके छोटे किसान होंगे ना, उन छोटे किसान तक ये चीजें नहीं पहुंचेगी और छोटे किसान का ही उत्थान हमें करना है। और उस स्थिति में आप देखेंगे कि बीज के अभाव में, अच्छे किस्म के बीज के अभाव में प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होगी नहीं, और अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी छोटे किसान के साथ। मैं ये नहीं कहता कि आपका हाई यील्ड वेराइटीज बीज नहीं है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका समान वितरण नहीं है। समान वितरण का मतलब है कि सभी लोगों को आसानी से उसकी पहुंच उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद यदि बात करेंगे भारतीय कृषि के साथ और चुनौतियां क्या है, मानसून पे निर्भरता की अगर बात करेंगे, ज्यादातर किसान क्या है कि मानसून पे निर्भर है। सिंचाई की व्यवस्था अपनी समान उतनी है नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, हम कभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिफॉर्म को लेकर के कौन कौन से ऐसे सुधार किए हुए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट अभी यदि आप देखेंगे तो ये एक चैलेंज है कि हमारी निर्भरता कहाँ पे है, मानसून पे है। और मानसून पे निर्भरता होने की वजह से कभी अगर मानसून जो है कि डिले होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखिए यहाँ पे मानसून से यदि आप बात करेंगे तो इसको रिलेट कर सकते हैं जलवायु से। जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, हमारा क्या है, बाढ़ आ रहा है। जैसे आप बिहार को जोड़ लीजिए तो बिहार में आपका बाढ़ आती है, उसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया होता है जो एग्रीकल्चर को डैमेज करता है, यानी वहां के आर्थिक सामाजिक रूप से उसको प्रभावित करता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको लेकर के कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लगातार हर साल यदि आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया क्या करता है बिहार का, उसमें आपका कवर कर लिया जाता है बाढ़ की वजह से, और जो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वो प्रभावित होती है और बहुत सारे लोगों की आजीविका जो है कि उससे जुड़ी हुई होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ ही साथ यदि आप बात करेंगे बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी, उत्तराखंड को आप देख सकते हैं, वहां पे भी यदि इस तरीके की घटनाएं होंगी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब भी आपके तापमान बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम इस बात की होगी, कोई भी बंदा जो है कि बहुत ही आसानी से जाकर के काम नहीं कर सकता, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कुल मिला करके लो होगी, कमजोर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और मानसून पे निर्भरताएं हमारी अभी भी बरकरार, ऐसा नहीं कि हम उस पे जो है कि बिल्कुल हट चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे तो ये भी हमारे भारतीय कृषकों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक चैलेंज है। थर्ड, और उसके अलावा पॉइंट आप बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब क्या है, हमारे पास अभी मार्केट बहुत ही अच्छे नहीं है, फिर उसी तरीके से विपणन के लिए जो हमारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए वो नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में अगर आपसे ये कहूं कि सड़क है जो आपका क्या करती है कि बहुत ही हद तक आपको जोड़ती है, शहरों से जोड़ती है, मार्केट प्रोवाइड कराती है, आपके यहाँ स्वास्थ्य लेवल को ठीक ठाक करती है, आपका प्रशासन जो पहुंच होनी चाहिए थी वो आपको सड़क देती है। सो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज यही नहीं है तो आपको एक अच्छा मार्केट नहीं उपलब्ध होगा और आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे होंगे उसको मार्केट तक नहीं लेकर के जाएंगे, और जब मार्केट तक नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम किस बात की होगी, प्रॉब्लम इस बात की होगी कि जो भी प्रोडक्शन आपका उसका अच्छा दाम आपको जो है कि नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यदि आप बात करेंगे, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, यदि उस चीज पे हम फोकस कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका डबलिंग फार्मर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाह रहे हैं, उस आय को आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि दोगुना कर सकते हैं। वो है खाद्य प्रसंस्करण, यानी फूड प्रोसेसिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम उस एरिया में इस इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं जो हमारा गंगा और यमुना का मैदान है, जहां पे अभी इंडस्ट्री का उतना खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, चीफ लेबर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर
आप बात करें तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल की एबिलिटीज बड़ी आसानी से हो जाती है। तो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से काम नहीं किया। जो भी डेवलपमेंट फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो रहा है वो आपका उसी एरिया में हो रहा है जिधर आपका जो है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से लग चुकी थी। जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया में ही ये सारी चीजें डेवलप हुई, बाकी एरिया में आपको ये चीजें उतनी अभी देखने को नहीं मिलती है। सो ये कह सकते हैं कि ये भी एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें अभी जिस पे फोकस करना चाहिए था फूड प्रोसेसिंग को लेकर के हमने उस पे जो है कि अच्छा खासा नहीं किया है। फिर उसके बाद यदि आप देखेंगे जो मिट्टी की उर्वरकता है लगातार जो है कि कम हुई है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो हमारी मिट्टी रही है उस मिट्टी में हमने केमिकल का प्रयोग ज्यादा किया है। जैसे अगर आप हरित क्रांति की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हरित क्रांति में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे आपको स्पष्ट पता लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा जो है कि खाद्यान्न का प्रयोग किया, मीन्स आप ये कह सकते उर्वरकों का प्रयोग किया, जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उसका प्रयोग किया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो जरूर बढ़ी लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड्स जो है कि डिक्रीज हुई है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी मिट्टी की है ना उस प्रोडक्टिविटी में भी आपका क्या हुई है, कमी आई हुई है। तो अगर मान लीजिए कि ये प्रोडक्टिविटी वाली जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए हम जैविक कृषि की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा डिमांड है हम पूरे तरीके से उसको इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने एक चैलेंज है कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उस पर भी हमें देखने की जरूरत है, उसको भी जो है कि काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप बात करें तो छिपी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस चीज को जो है कि हमें निकालने की जरूरत है और उसका जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं उसको हम किसी दूसरे सेक्टर में लेकर के आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे उसमें लगाएंगे तो ये छिपी हुई बेरोजगारी जो है इसमें हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि कमी कर सकते हैं और माइग्रेशन वगैरह जो हो रहे हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कृषि में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने की वजह से, छिपी हुई बेरोजगारी होने की वजह से माइग्रेशन बढ़ता है। और माइग्रेशन जब आपका बढ़ेगा यानी अर्बन एरिया में जब लोग जाएंगे रूरल एरिया से, तो आप ये जानते हैं कि वेल अर्बनाइजेशन नहीं होगा। वेल अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका अर्बन एरिया में जाएंगे तो पानी की किल्लतें होंगी, बिजली की किल्लतें होंगी, मिस आप कह सकते हैं कमी। आपका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स जो है कि वहां जनरेट हो रहे हैं इसकी वजह से कि आपने यहाँ पे वो अच्छा खासा जो है कि डेवलपमेंट नहीं किया। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे आपका पोटेंशियल इस बात का है कि उधर आपका लेबर भी है, चीफ लेबर है, प्लस आपका जो है कि रॉ मटेरियल भी है, तो उस रॉ मटेरियल का जो है कि यूज करने की जरूरत है कि आप वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाओ उससे रिलेटेड और वहीं पे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराओ। सो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी, इस चीज को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है उस अर्बनाइजेशन को यदि वेल करना है, अच्छा करना है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपसे बात करूं कि दिल्ली आपका एरिया है और दिल्ली में आपका बहुत ज्यादा जो है कि डेंसिटी आपको मिलेगी, जनघनत्व मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोग जो है कि माइग्रेट करते हैं? इसलिए माइग्रेट करते हैं ताकि उनको एक अच्छा जो है कि डिग्निटीफुल लाइफ मिल सके। उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिस उनकी जो आर्थिक स्थिति है ना, उस आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए उधर जाते हैं। लेकिन बर्डन कहां पड़ता है, जो अर्बन एरिया है ना वहां पे बहुत जबरदस्त बर्डन पड़ता है कि किस तरीके से वो अपने आप का जीवन व्यतीत करते हैं। स्लम्स जो है कि लगातार बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जाम की समस्याएं आती है, एयर पॉल्यूशन आप देखेंगे कितनी बड़ी समस्या जो है कि दिल्ली में हो जाती है। सो ये सब सारी चीजें यदि इस सेक्टर में जो आपका 75% डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जो है कि इन्वॉल्व है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में लोग इन्वॉल्व है, यहीं से जो है कि माइग्रेशन हो रहा है, तो इस चीज को भी रोक सकते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी को हम जो है कि मेंटेन कर सकते हैं। प्रवासी जो मजदूर है उनको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसे नहीं खर्च करते। एक बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, आप ये कह सकते हैं कि 0.40% आपका क्या हो रहा है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे होना कितना चाहिए, लगभग जीडीपी का 1% खर्च करने की जरूरत है। कि हम यदि इतना पैसा खर्च करते तो शायद हम अच्छा कुछ कर पाते एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा हम पैसा खर्च नहीं कर पाते। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको स्पष्टता जो है कि बता दिया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो उस समस्याओं में एक समस्या आपकी है इंस्टीट्यूशनल लोन का अभाव। इंस्टीट्यूशनल लोन का अभाव का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जिसमें 18% किसानों को जो है कि देने की बात की कि उनको जो है कि ऋण दिया जाएगा ताकि उनको हम अच्छे तरीके से
विकसित कर सके, उनका जो है कि विकास कर सके। लेकिन समस्या इस बात की है कि इंस्टीट्यूशनल लोन के लिए ये अनिवार्य रूप से एनडीटीएल का 18% देने की बात तो जरूर की गई है, लेकिन इसका बेनिफिट बड़े किसान उठा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती है किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, उनकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हत्या करते हैं। तो उसमें आपको ये चीजें पता लगेगी, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन की वजह से वो क्या करते हैं, विवश होते हैं हत्या करने के लिए। और उनमें कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो आप ये कह सकते हैं कि प्री हार्वेस्टिंग है ना, पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कृषि के बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है कि फसल की कटाई के बाद जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। जैसे आप देखें कि मार्केट का अभाव है, अच्छे ढंग से मार्केट नहीं उपलब्ध है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी का अच्छा खासा जो कि दाम उपलब्ध नहीं ले पाते। उसी तरीके से एमएसपी को लेकर के यदि बात करेंगे तो एमएसपी में भी प्रॉब्लम है कि एमएसपी में पूरी ओवरऑल खरीदारी नहीं होती, सभी लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और प्राइस स्टेबिलिटी उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से विवश होकर के प्राइवेट प्लेयर के हाथ उसको बेचना पड़ता है। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है और वो जो है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन लेता है और उसकी प्राइस घट करके मिलती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, विवश होकर के कुछ इस तरीके के स्टेप लेने पड़ते हैं। ये सारे हमारे कृषि सेक्टर में कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये समस्या है, ये चैलेंज है, इस चीज पे हमें क्या करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि ये समस्याएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपकी बात यहां पे होनी चाहिए कि जो इनकम है वो आपकी डिक्रीज होगी 75% या फिर कह सकते हैं 60% मान लीजिए कि अगर यहां पे लोग इन्वॉल्व हैं, यदि आपने इन सेक्टर पे अच्छे ढंग से काम नहीं किया तो उनकी जो इनकम होगी वो आपका कमजोर होगी। 2022 का जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो टारगेट आपने बना रखा ना कि 2022 में हम क्या करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, इन सेक्टर पे यदि आपने काम नहीं किया, जो चैलेंजिंग पॉइंट है, जो समस्या के कारण है, तो ये प्रॉब्लम इंपैक्ट आएगा उस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे इंपैक्ट आएगा, उनकी आय दुगना नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मे भी हो सकता है कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो प्रभावित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक चैलेंज में और कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, लगातार हमारी जो लैंड है जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी बनी हुई है, अगर उस पर हम काम नहीं कर रहे, मिट्टी की उर्वरता पे काम नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम क्या होनी है कि आने वाले समय में हमारी जो फूड सिक्योरिटी है प्रभावित हो सकती है। जैसे मैंने सऊदी का एग्जांपल आपको दिया कि वहां पे रेतीली जमीन है, वहां पे उनके पास इस तरीके की जमीन है जो हमारे पास गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र और सतलज का जो मैदान है ना, इस मैदान में हम अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो समस्या है ना, इस समस्या पे यदि आज हम नहीं काम करेंगे तो कल को क्या होगा कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी हो मेंटेन नहीं हो पाएगी, प्रभावित हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आप बात करेंगे तो बड़ी अच्छी रैंक तो हमारी नहीं आती है, तो वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। जब आपकी फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सामान वितरण नहीं होगा, पीडीएफ के माध्यम से आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, तो जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आपका डिक्रीज होगी। ग्रामीण विकास नहीं होगा। एचडीआई में यदि आप देखेंगे तो उसमें स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट आता है, प्लस पर कैपिटा इनकम आती है, वो कहीं ना कहीं आपकी इंडेक्स भी क्या करने वाली है, प्रभावित होने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ेंगे यदि आप रूरल डेवलपमेंट नहीं करते या एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं करते। अब देखो इसका समाधान क्या हो सकता है, आप कैसे समाधान कर सकते हो। मैंने इंपैक्ट बता दिया, मीन्स मैंने आपको जो है कि उसका बैकग्राउंड बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, उसके चैलेंजिंग पॉइंट्स क्या है, प्लस मैंने उसका प्रभाव बताया। अब उसको कैसे सुधारा जा सकता है और गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है। अभी जस्ट मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या उपाय है। नंबर 1 ये है कि हमें अच्छे खासे जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि बहुत ही जो हम ये एक तरीके से कह रहे हैं कि 0.40% क्या होता है कि उसमें खर्च होता है, ठीक। तो उसमें हमें करने की क्या जरूरत है कि 1% बढ़ाने की जरूरत है कि जीडीपी का 1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाए, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आय को दुगना करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए और एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के वो पॉइंट से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मछली पालन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ये चीजें आती है, तो अगर ये एलाइड सेक्टर के अकॉर्डिंग आती है तो मछली पालन में आपका क्या होगी, बड़े बड़े तालाब का फॉर्मेशन आप करेंगे, अतिक्रमण को हटवाएंगे,
अब यहाँ पे जो आपका हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा या फिर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन जिसको बोल सकते हैं, तो कंजर्वेशन बहुत बड़े लेवल पे वाटर का कर सकते हैं। जो अर्बन फ्लड आपके आ रहे हैं उस अर्बन फ्लड से भी कि आप निजात पा सकते हैं, वो भी आपका जो है कि एक समस्या का समाधान हो सकता है यदि आप मछली पालन कर सकते हैं। लोगों में आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कुपोषण के लोग शिकार है, और एक अच्छा डाइट माना जाता है मछली, तो इसमें आप इस चीज को भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी आपकी जो रिपोर्ट आई है नेशनल हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है उसमें आपका पता लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है कि एनीमिया के शिकार है, महिलाएं बहुत ज्यादा एनीमिया के शिकार है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से हम आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। भंडारण कैपेसिटी जो है कि बढ़ाने की जरूरत है, तो ये भंडारण कैपेसिटी इसलिए बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि किसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, और स्टोरेज कैपेसिटी न होने की वजह से वो मार्केट में टोटली जो है कि इन्वॉल्व कर देते हैं और उनको उतना जो है कि बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या का समाधान, जो समस्याएं हमारी रही है वो जो है कि उपाय के रूप में इसे जो है कि हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो लैंड रिफॉर्म है उसको भी करने की जरूरत है, उस पर पुनः विचार करने, हमने किया है ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बट उस पर पुनः विचार करने की जरूरत है, एक अच्छे तरीके से जो है कि उसको जो है कि लागू करने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे लाने की जरूरत है। क्योंकि जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, और लैंड होल्डिंग छोटी होने की वजह से हम बहुत हद तक कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी हमारी उससे बहुत प्रभावित होती है। तो ये भूमि सुधार करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को अच्छा लेकर के आने की जरूरत है। हालांकि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट भी की है, हमें समान वितरण के रूप में अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यदि जब तक नहीं आएगा, हमने किया अभी जो कानून आपका कृषकों का बना हुआ था उसमें ये सब सारी चीजें थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो किसान के आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्गुमेंट दे रहे थे, जो तर्क दे रहे थे उसके फेवर में नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुए और उसको जो है कि हटाना पड़ा गवर्नमेंट को। सो ये जरूरी है प्राइवेट प्लेयर के लोगों को लेकर के आना, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, नई नई चीजों को लेकर आने का, वो इनके माध्यम से ज्यादा आती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो एजुकेशन सेक्टर है उस एजुकेशन सेक्टर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो आपके लोअर लेवल पे स्कूल है जो प्राइवेट सेक्टर के, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक है, जबकि गवर्नमेंट के जो कॉलेज है या स्कूल है उस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी ठीक ठाक नहीं है। अपर लेवल पे अलग सिस्टम है, लोअर लेवल पे अलग सिस्टम है। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है कि कृषि सेक्टर में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं ग्रामीण एरिया के जो है कि विकास को लेकर के, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जो प्राइवेट प्लेयर हो सकते हैं। सो उन्हें भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है कि अच्छा बनाने की जरूरत है, कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, मार्केट अच्छी होनी चाहिए, विपणन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम है अभी जहां तक नहीं पहुंचा है उनको देने की जरूरत है, जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको जो है कि देखने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल लोन भी हम कह सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इंस्टीट्यूशनल लोन के लिए हमने प्रोविजन कर रखा है, लेकिन उसमें बेनिफिट उनको मिलता है जो छोटे किसान, जो बड़े किसान होते हैं उनको मिलता है। अब एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे स्टेप गवर्नमेंट लेती है जो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जैसे आपका किसानों के ऋण की जो माफी होती है वो एक लगभग इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हमें विचार नहीं करने की जरूरत है। इस तरीके का स्टेप बहुत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बट ये भी एक समस्या का समाधान हो सकता है कि उस पर न करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करने की जरूरत है। जो बेसिक पॉइंट है उस पर जो है कि हमें अच्छा करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ सकते हैं, जैसे हमने कुछ किया है कि किसान चैनल बना दिया, फिर उसके बाद कुछ एप्स का डेवलपमेंट कर दिया, फिर उसके बाद जो है कि हमने कुछ इंस्टीट्यूट से उसको जोड़ दिया, तो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हो रही है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि लिटरेसी रेट को थोड़ा बहुत इनहेंस करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। अभी हमारा जो किसान है ना वो अच्छे तरीके से टेक्निकलिटी को समझ नहीं पा रहा है, और अगर उसको टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ नहीं आती ना तो उसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है या फिर किसी भी मार्केट के प्राइस को कैसे जानना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो जोड़ दिया, लेकिन अगर उनके पास लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो उतना बेनिफिट उनको मिल नहीं पाता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं उपाय के रूप में कि जो हमारे पास डाटा है वो बिखरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग हैं, बिहार के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, डिफरेंट आपके स्टेट है, उनकी प्रॉब्लम अलग है, डाटाज अलग हैं, और सारी इकाई अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। कहीं न कहीं ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, तो दुविधाएं होती है। एक सिस्टम होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए, ताकि जो पॉलिसी का फॉर्मेशन हो सके एक लेवल पे हो सके, एक स्तर पे हो सके, और सही ढंग से उसको
उसको क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। सो गाइज, आज मैंने आपको कृषि सेक्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है कि क्या चैलेंजेस है उसको, प्लस आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यदि इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, और क्या उपाय करना चाहिए, और अब तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के सुधार के लिए क्या क्या स्टेप लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।